हेलो दोस्तों, चिंतामणि के ऑनलाइन ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायत राज व्यवस्था के बाकी के स्तरों को। दो स्तर हम पहले पढ़ चुके हैं। वार्ड सभा और ग्राम सभा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरा स्तर पढ़ रहे हैं, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत पढ़ने से पहले हम पंचायत राज व्यवस्था के जो 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है भाग 9 में, उन 16 अनुच्छेदों पर एक बार फास्ट तरीके से उनको एक बार पढ़ लेते हैं, उनका एक बार अध्ययन कर लेते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 (ओ) तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 कहता है 243 कि पंचायत राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत की परिभाषा, ग्राम पंचायतों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 में। परिभाषा का उल्लेख है आर्टिकल 243 ए के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। तो ग्राम सभा का उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 243 का (ए) के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के आने वाले गांव या उससे संबंधित मतदाता सूची पंजीकृत सभी सदस्य होंगे। मतदाता सूची में उस ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम है, पंजीकृत जो मतदाता है, वो सभी ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243। यहां पर दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 (बा) या का 243 (ख) (बी) के तहत (बी)(1) के तहत लिखा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। कितने स्तर होंगे? 3 स्तर होंगे। 3 स्तर कौन कौन से होंगे? एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर होंगे, ये कहता है अनुच्छेद 243 (ख) (बी) (a) के तहत। क्लियर यहां पे? इसमें नेक्स्ट अनुच्छेद ये है, वो जो कहता है कि अनुच्छेद 243 (ख) (बी) 2 में ये लिखा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में मध्यम स्तर नहीं होगा। मध्यम स्तर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से क्या है? कम है, उन राज्यों में केवल 2 ही स्तर होंगे। एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। 2 ही स्तर होंगे। इसका मतलब हुआ कि खंड स्तर पर जो पंचायत समिति जो होगी, वो ऐसे राज्यों में पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243 (ख) (बी) 2 में ये लिखा गया है। क्लियर है सर यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेदों पर। और आजकल जो परीक्षा का स्टैंडर्ड जो बढ़ गया है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये अनुच्छेदों के बारे में पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। भाग 9 के सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। 16 अनुच्छेद है भाग 9 के और 18 अनुच्छेद है नगरीय निकाय व्यवस्था के, वो सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनसे संबंधित धाराओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो जैसा कि कुछ पेपरों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उन हिसाबों से आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 243 गया सी कहता है कि पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाएगा,
पंचायत का जो गठन किया जाएगा उसके लिए कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया है, कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। खंड स्तर पर जो पंचायत समिति गठित की गई है, पंचायत समिति, तो कितनी जनसंख्या के पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। और जिला स्तर पर जिस जिला परिषद का गठन किया गया है, जिला परिषद का गठन किया गया है, तो कितनी जनसंख्या पर उस जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे, पंचायत समिति में कितने वार्ड होंगे और जिला परिषद में कितने वार्ड होंगे, इसका विस्तारपूर्ण उल्लेख जो किया गया है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 243 ग/सी में किया गया है। क्लियर है यहां तक। अनुच्छेद चौथा है अनुच्छेद 243 घ/डी, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहां से डेफिनेट एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है या आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 घ/डी में। इसमें पंचायत राज के अंतर्गत सभी संस्थाओं के सभी पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। तो ध्यान रखना यहां पर किस किस के लिए आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है और पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और ध्यान रखना जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है, की जाएंगी। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सभी पदों पर 50% आरक्षण को 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। परंतु राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 मई 2010 को इसे पुनः 1/3 करने की घोषणा कर दी। और ध्यान रखना 2019 में राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर कर दिया है 50%। तो सभी वर्गों की महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है 2019 में। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था 2009 में, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने इसे समाप्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। पुनः राजस्थान सरकार ने 2019 में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है, किसमें, पंचायत राज व्यवस्था में 50% सीटें, वो भी चक्रीय आधार पर। चक्रीय आधार क्या होता है, एक बार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, इस प्रकार से सक्रिय आधार पर रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा और उसमें सभी वर्गों की महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। क्लियर यहां तक सभी दोस्तों। आगे आते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ड या ई के ई में पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक का होगा। रीट में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ध्यान से समझ लेना। सेकंड ग्रेड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रथम तिथि से या प्रथम बैठक से, प्रथम अधिवेशन से या प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है किसका, पंचायत राज सभी संस्थाओं का, जिसमें ग्राम पंचायत का भी पूछ ले, पंचायत समिति का भी पूछ ले, या जिला परिषद का भी पूछ ले, या सरपंच का भी कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो सरपंच का कार्यकाल भी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। ठीक है, किसी संस्थाओं के विघटन के समय से पूर्व कर दिया गया है। अगर किसी भी संस्था का विघटन समय से पूर्व कर दिया गया है, जैसे मान के चलो अगर किसी सरपंच को या किसी ग्राम पंचायत को पैसे मतलब 5 वर्ष के कार्यकाल होने से पहले उसका विघटन कर दिया गया है, कर दिया जाए, तो 6 माह के भीतर, 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने होंगे। अगर किसी ग्राम पंचायत का विघटन ही कर दिया गया है समय से पूर्व, तो 6 माह के भीतर उसके क्या कराना होंगे, निर्वाचन कराना होगा, चुनाव कराना होगा। नवगठित संस्था जो है का कार्यकाल विघटित संस्था के शेष समय के लिए ही होगा। जैसे मान के चलो अगर किसी ग्राम पंचायत को 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से 3 वर्ष पहले ही उसका क्या कर दिया गया है, विघटन कर दिया गया है, 3 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले उसका विघटन कर दिया गया है, तो जो 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराने होंगे और जो नया निर्वाचन जो होगा वो शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में। यदि विघटन के समय पंचायत का शेष कार्यकाल 6 माह या उससे भी कम बचा है तो नए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो कि किसी भी ग्राम पंचायत का विघटन 6 माह बाद होना चाहिए था, लेकिन उसका विघटन 6 माह पूर्व कर दिया गया है या 2-3 माह पूर्व कर दिया गया है, तो उसका निर्वाचन नहीं कराया जाएगा।
क्योंकि विघटन के बाद में 6 माह के भीतर उसका चुनाव कराया जाना चाहिए। 6 माह के भीतर वैसे भी चुनाव हो रहे हैं, तो 6 माह अगर शेष कार्यकाल बचा है तो उसमें चुनाव नहीं होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243 ड या ई में उसका उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 ड या ई में इसका उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 चा/एफ के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के तहत 21 वर्ष का नागरिक, अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष के नागरिक या पंचायत राज संस्थाओं की योग्यताओं का उल्लेख किस धारा में किया गया है, अगर धारा पूछा जाए आपसे कि पंचायत राज संस्थाओं की पंचायत राज संस्थाओं में सदस्य होने की योग्यताओं का निर्धारण किस धारा में किया गया है, तो धारा अगर पूछे तो धारा 19 में, धारा 19 के अंतर्गत 21 वर्ष का नागरिक पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाता है। धारा 19 के तहत। अनुच्छेद पूछे तो 243 चा/एफ के तहत, धारा पूछे तो कौन सी धारा? धारा 19, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 एफ चा/एफ। इसमें यह कहा गया है कि भाई पंचायत राज संस्थाओं की सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य उनकी योग्यताएं क्या होंगी, पंचायत समिति के जो सदस्य उनकी योग्यताएं क्या होंगी, और जिला परिषद जो सदस्य है उनकी योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण किया जाता है अनुच्छेद 243 चा/एफ में। और धारा पूछे तो धारा 19 के तहत। क्लियर है? लेकिन उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 22 नवंबर 1995 के बाद उस व्यक्ति के तीसरी संतान ना हो, मतलब जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक ना हो, वह निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। जैसे अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है तो पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम हो, और जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है तो जिला परिषद की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। यहाँ पर शब्द है, यहाँ पे क्या? अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। वह मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के अधीन दोषी ना पाया गया। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के अधीन क्या ना पाया गया हो? दोषी ना पाया गया हो। वह किसी भी अपराध भ्रष्टाचार का दोषी ना पाया गया हो। राज्य सरकार के 8 दिसंबर 2014 को जारी अध्यादेश के अनुसार उम्मीदवार के घर में शौचालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौचालय। और कौन सा अधिनियम है ये? तो राज्य सरकार के 8 दिसंबर 2014 के अध्यादेश के अनुसार उसके घर में क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। 2014 से शौचालय होना अनिवार्य कर दिया है किसी के लिए? पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए। क्लियर है सबके दिमाग में यहां तक? ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक वसुंधरा जी ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर दिया कर सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए पांचवी पास, आदिवासी क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में 8वीं पास, पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य किया था। लेकिन 22 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अधिसूचना जारी कर पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए शैक्षणिक योग्यताओं को प्रावधानों को हटा दिया गया है। शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधानों को क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो शैक्षणिक योग्यता शामिल की गई थी दिसंबर 2014 में, इनको समाप्त किया गया है 2019 फरवरी 2019 में। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये योग्यताओं में आता है, चाहे वो पंचायत राज संस्थाओं की योग्यता हो या पंचायत राज संस्थाओं में जितनी भी संस्थाएं हैं सभी स्तरों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 चा/एफ में, और धारा पूछे तो धारा 19 में। क्लियर यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। अब ध्यान रखना है यहां पे कि सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी देकर पंचायत राज चुनावों को चुनौती दी जा सकती है। ध्यान रखना कि सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी देकर पंचायती चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, और संसद में के चुनाव में जहां अभ्यर्थी को बराबर मत मिले हो वहां चुनाव का निष्कर्ष लॉट द्वारा निकाला जाना चाहिए, टॉस द्वारा नहीं। यहां पर यह लॉट का मतलब ये होता है पर्ची सिस्टम के माध्यम से, टॉस करके नहीं दिया जाता। संसद के चुनाव में जहां अभ्यर्थी को बराबर मत मिले तो वहां चुनाव का निष्कर्ष लॉट द्वारा निकाला जाना चाहिए, टॉस द्वारा नहीं निकाला जाना चाहिए। एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना कि अगर ये संसद ने इस बात को निर्धारित किया है
कि अगर ग्राम पंचायत के चुनावों में दोनों उम्मीदवारों को, अगर किसी सरपंच उम्मीदवार को, दो उम्मीदवार हैं, दोनों को बराबर मत मिलते हैं, तो पर्ची सिस्टम के माध्यम से ही उनका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। टॉस सिस्टम के माध्यम से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अगर मान के चलो किसी भी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद के निर्वाचन में किसी प्रकार की कोई घोटाला हुआ है या उनके निर्वाचन वो दोबारा से निर्वाचन करवाना चाहते हैं, तो सक्षम अधिन्याधिकरण, सक्षम न्यायाधीश को इसकी अर्जी देकर पंचायत चुनावों को चुनौती दी जा सकती है। चुनौती दी जा सकती है। चुनौती कहां पे दे सकते हैं? तो सबसे पहले दे सकते हैं खंड स्तर पर। खंड स्तर कौन सा होता है? पंचायत समिति स्तर पर। तो पंचायत समिति स्तर पर जो भी न्यायाधीश होता है, जो भी मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने ये आप चुनौती, पंचायत चुनावों को चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 243 6/G के तहत पंचायत राज की शक्तियों, प्राधिकरणों और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत राज संस्थाओं को जो विषय प्रदान किए गए हैं, जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछे तो 243 6/G के तहत, और अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची में उन विषयों का, उन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद पूछे तो 243 6/G में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर दोस्तों यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 H के तहत पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों का उल्लेख किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो तीनों स्तरों को कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान कर की गई है आर्टिकल 243 H में। देखिए, कर आरोपित में ग्राम पंचायतों के पास सीमित अधिकार है कर आरोपित करने के, सीमित अधिकार। लेकिन अगर हम देखें तो पंचायत समिति और जिला परिषद के पास बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा जो दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा वो केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 243 I बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत बार इसका प्रश्न पूछा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद वो ग्राम पंचायतों के राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार जो है वो राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों के लिए क्या देती है? अनुदान दिया जाता है, अनुदान प्रदान करती है, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। और ध्यान रखना, राज्यपाल वित्त आयोग की रिपोर्टों को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोनों सदनों में रखता कौन है? तो राज्यपाल रखता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा या सिफारिशों को राज्यपाल या कौन विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखता है? तो राज्यपाल रखता है। तो ये राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में, अगर एक सदन है तो एक सदन में, और 2 सदन है तो दोनों सदनों में इनकी रिपोर्टों को क्या रखता है? सदन के पटल पर रखता है। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अधिनियम की धारा, अगर धारा पूछे जाए तो धारा 118 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में तय किया गया है? तो अनुच्छेद 243 I में इसका गठन किया गया है। और धारा पूछी जाए तो धारा 118 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और ध्यान रखना, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कृष्ण कुमार गोयल, जो 24 अप्रैल 1994 को उनकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं।
द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं वो है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। 1985 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और ये 13 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 1985 में, और 3 मार्च 1985 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो सबसे कम कार्यकाल रहा है हीरालाल देवपुरा का, जो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, और ध्यान रखना हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका 16 दिन का, सॉरी 18 दिन ये अपने कार्यकाल पर रहे हैं। इनका 18 दिन का कार्यकाल रहा है, सबसे कम कार्यकाल। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है माणिक चंद्र सुराणा। माणिक चंद्र सुराणा ये तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण माहेश्वरी और छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। छठवें वित्त आयोग का गठन किया गया है 2020 में राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा, और इनमें 2 सदस्य और हैं। एक तो अशोक लाहोटी और इसके दूसरे सदस्य हैं वो हैं लक्ष्मण सिंह। तो छठवें वित्त आयोग का गठन किया गया है 2020 में, इसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। इसमें 2 सदस्य और हैं, एक तो अशोक लाहोटी और एक लक्ष्मण सिंह। ये छठवें वित्त आयोग है जिसकी सिफारिश 2023 इस साल से लागू होगी। छठवें वित्त आयोग की सिफारिश है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 243 /J के तहत पंचायत राज लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख किया गया है। मतलब पंचायत राज संस्थाओं के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। जैसे कि सभी ग्राम पंचायत की सभी नकल जो है, या आजकल तो नकल ऑनलाइन हो गई, लेकिन जो भी पहले पंचायत राज व्यवस्था में जो भी ग्राम का नक्शा होता था या ग्राम की जो नकल होती थी, इसको जो पटवार मंडल या वीडियो द्वारा जो दिया जाता था, उस सभी लेखाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243 या जे के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 के तहत। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। पंचायत राज संस्थाओं में नियत तिथि पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रमुख एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। अर्थात पंचायत राज चुनाव राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों का निर्वाचन कौन कराता है? सभी स्तरों का निर्वाचन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में राज्य निर्वाचन मुख्य आयुक्त है। क्लियर है सबके दिमाग में? पहले थे अमर सिंह राठौड़। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो ध्यान रखना, जिस पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल का उल्लेख जिस अनुच्छेद में किया गया है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है कि किसी प्रतिनिधि के लिए निकाय के एक तिहाई सदस्य पहल करते हैं। जैसे मान के चलो सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इन सभी को पद से हटाना है। इन सभी को क्या करना है? पद से हटाना है। तो उस दशा में
जिस संस्था द्वारा पद से हटाया जाता है, जैसे सरपंच और उप सरपंच को ग्राम पंचायत पद से हटाएगी, प्रधान और प्रधान को पंचायत समिति पद से हटाएगी, और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को जिला परिषद पद से हटाती है। तो प्रधान, सरपंच और उप सरपंच को अगर पद से हटाया जाना है तो उसके लिए ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य सबसे पहले खंड विकास अधिकारी को सूचित करेंगे। खंड विकास अधिकारी को क्या करेंगे? सूचित करेंगे कि हमें सरपंच या उप सरपंच को उसके पद से हटाना है। किसको सूचित किया जाएगा? खंड विकास अधिकारी को। खंड विकास अधिकारी के कहने पर फिर एक सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंचायत समिति स्तर पर बुलाया जाएगा, वहां पर वोटिंग डाली जाएगी, प्रस्ताव डाला जाएगा कि भाई सरपंच को जो सदस्य पद से हटाना चाहते हैं वो अपना मतदान करें। तो मतदान में 3/4 बहुमत से, अगर 3/4 बहुमत से मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, इस प्रस्ताव को बहुमत मिल जाता है, तो 3/4 बहुमत से खंड विकास अधिकारी सरपंच और उसके उप सरपंच को उसके पद से हटा सकता है। ध्यान रखना विशेष तौर से। देखिए, 1/3 सदस्य तो पहल क्या करते हैं? पहल करते हैं, और सरकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित करवाने के लिए रखा जाता है। सरकारी अधिकारी के द्वारा प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित करवाने के लिए क्या रखा जाता है? उनके सामने रखा जाता है। ठीक है, और 3/4 बहुमत अगर मिल जाता है तो समक्ष सक्षम अधिकारी जो है वो सरपंच और उप सरपंच को, प्रधान और उप प्रधान को, जिला प्रमुख और जिला प्रमुख को पद से हटा सकते हैं। जब हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर, जिला परिषद पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे कि पद से कैसे हटाया जाता है, कौन हटाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर, सदस्यता की समाप्ति। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक रीट में इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सदस्यता की समाप्ति, निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से 3 माह के अंतर्गत यदि वह सदस्यता की शपथ नहीं लेता है या पंचायत की लगातार 3 बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी की सदस्यता समाप्त होनी, किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होनी है तो निर्वाचन या नियुक्ति की तिथि से, तारीख से 3 माह के अंतर्गत यदि वह सदस्यता की शपथ नहीं लेता है, पहला कारण, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या पंचायत की लगातार 3 बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 2 कारणों से सदस्यता समाप्त हो सकती है। एक तो जिस तारीख से निर्वाचन हुआ है उस तारीख से अगर 3 माह के अंतर्गत वो चुनाव निर्वाचन की शपथ नहीं लेता है तो। दूसरा, अगर ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, इनकी तीनों की बैठकों में अगर 3 बैठकों में लगातार बिना किसी को सूचना दिए अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उस पर आते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 243 ठ/L के तहत पंचायतों में संघ राज क्षेत्रों को लागू होना उल्लेख किया गया है। संघ राज क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका उल्लेख करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 ठ/L के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि संघ राज क्षेत्र जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, वहां पर भी पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद ड/M के तहत पंचायतों के भाग का कतिपय क्षेत्र को लागू न होने का उल्लेख है। पंचायतों के भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होने का उल्लेख है, जिसके तहत मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में पंचायतों का गठन नहीं होता है, वरन यहां पर जनजातीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर, जिन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होता, ग्राम पंचायतों का गठन होता ही नहीं है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। अब इनमें क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र के सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोई एक गांव है जो पहाड़ी पर, एक घर ऐसा है जो पहाड़ी पर बना हुआ है, एक गांव बिल्कुल नीचे जमीन तली में बना हुआ है, तो उसके क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे राज्य जिनमें क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता, या क्षेत्रों को में उन पंचायत राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता, उन राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होता, बल्कि किसका गठन किया जाता है? जनजातीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 243 ड/M के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, आते हैं, इनको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेना, ध्यान से देख लेना और बार बार इनको रिपीट करके देखना ताकि आपके लिए बहुत समझ में आ जाए, और हो सके तो इनको लिख लेना ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं अनुच्छेद 243 ढ/N पर। इसमें पंचायतों के में विद्यमान और विधियों और पंचायतों का बना रहने का उल्लेख किया गया है। पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जो है, वो अपने लिए किन कानूनों का निर्माण कर सकती है, अपने लिए किन योजनाओं का निर्माण कर सकती है, और पंचायतों को बने रहने का उल्लेख किया गया है कि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जो है, वो स्थायी रूप से हमेशा रहेंगी, इनमें कभी भी इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये हमेशा विद्यमान रहेंगी क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, इनको कानूनी रूप से लागू किया गया है, इसलिए हमेशा विद्यमान रहेंगी, इनको कभी भी भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 243 ढ/O, अंतिम अनुच्छेद है ये। इसमें पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन का उल्लेख है। देखिए यहां पर विशेष तौर से समझिए कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कब किया जाएगा, इसकी तिथि क्या होगी, इसके निर्वाचन में किन रीतियों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय को क्या किया गया है, वर्जित किया गया है कि न्यायालय ऐसे मामलों में, ग्राम पंचायत के निर्वाचन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, या निर्वाचन का जो फॉर्मेट है, या निर्वाचन में जो धांधली हुई है, या निर्वाचन में जो हम कह सके कि निर्वाचन में जो खामियां हुई हैं, उन खामियों के लिए हम शिकायत कर सकते हैं न्यायालय। क्लियर है? लेकिन न्यायालय ये निर्धारण नहीं करेगा कि ग्राम पंचायत को अब चुनाव किया जाना चाहिए और कब चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। क्लियर है सबके दिमाग में? और राज्य निर्वाचन आयोग के दो ही काम होते हैं, एक तो सभी स्तरों की मतदाता सूची का निर्माण करना, और स्थानीय शासन के दोनों स्तरों के, चाहे वो पंचायत राज व्यवस्था हो या नगरीय निकाय व्यवस्था हो, इनका निर्वाचन कराना। किसका काम है? यह काम है राज्य निर्वाचन आयोग का। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? अब वापस आते हैं हम ग्राम पंचायतों पर, मुद्दे पर आते हैं। ये सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। 16 अनुच्छेद है, एक एक को लिख लेना ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब वापस मुद्दे पर आते हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में हम पढ़ेंगे न्यूनतम 3000 की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, न्यूनतम 3000 की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 9 वार्ड होते हैं, जिसमें कम से कम 9 वार्ड होते हैं। हालांकि 2019 में राजस्थान सरकार ने संशोधन किया था और कह दिया था 4500 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 11 वार्ड होंगे। उसको राजस्थान सरकार को अपना फैसले को वापस लेना पड़ा। 2020 में वो फैसला वापस लेना पड़ा राजस्थान सरकार को। क्लियर है यहां तक? वर्तमान में न्यूनतम 3000 की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। और प्रति 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर, प्रति 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। दो अतिरिक्त वार्डों का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? न्यूनतम 3000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 9 वार्ड होंगे, और प्रति 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। एक है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट
पेसा एक्ट। प्रिवेंशन एलिमेंट्री शेड्यूल्ड एरिया, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में ये पेसा लागू हुआ है 1996 में। इसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से 2500 की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 5 वार्ड। और प्रति 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। इसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 ए में तो ग्राम सभा है, बी में मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है, और सी जो है अनुच्छेद 243 का ऑब्लिक सी के तहत पंचायत की, ग्राम पंचायत की संरचना का जिसमें उल्लेख किया गया है, उसी में यह कहा जाता है कि न्यूनतम 3000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 9 वार्ड होंगे और प्रत्येक 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। पेसा एक्ट 1996 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से 2500 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 वार्ड होंगे और प्रति 1000 की जनसंख्या वृद्धि पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। इसका उल्लेख मिलता है किसमें? अनुच्छेद 243 का ऑब्लिक सी में। नेक्स्ट अनुच्छेद पर आते हैं, नेक्स्ट विषय पर आते हैं कि भाई ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच। सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करेगा सरपंच। इन सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी? योग्यता तो पहली योग्यता 21 वर्ष की आयु, पूरी कर चुका हो। दूसरा, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो। नंबर 3, 22 नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक ना हो। 2 से अधिक ना हो। बाईस नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक ना हो। ये 3 योग्यताएं होती हैं। अब बैठकें कब होती हैं, इसके विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं। बैठकें, तो बैठकें होती हैं 2 प्रकार की। ग्राम पंचायत में 2 प्रकार की बैठकें होती हैं। अब 2 प्रकार की बैठकें कौन कौन सी होती है? एक तो होती है साधारण बैठक, साधारण बैठक, और दूसरी होती है अनिवार्य बैठकें। अनिवार्य बैठकें। साधारण बैठक ये भी 2 प्रकार की होती है।
अब साधारण बैठक दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो ग्राम पंचायत की बैठक और एक ग्राम सचिवालय की बैठक। सचिवालय की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में 2 बार। प्रत्येक माह में 2 बार, सामान्यतः 5 तारीख और 20 तारीख को। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 बार बैठक होती है, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में 5 तारीख और सामान्यतः 20 तारीख को। ग्राम सचिवालय की बैठक ये भी प्रत्येक माह में 2 बार, 2 बार, सामान्यतः 12 तारीख और 27 तारीख को। तो ग्राम पंचायत की बैठक भी प्रत्येक माह में 2 बार और ग्राम सचिवालय की बैठक भी प्रत्येक माह में 2 बार। ग्राम पंचायत की बैठक 5 तारीख और 20 तारीख को, ग्राम सचिवालय की बैठक 12 तारीख और 27 तारीख को। अनिवार्य बैठकें प्रत्येक वर्ष में 4 बार, प्रत्येक वर्ष में 4 बार। 4 बार कब कब होती है? 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये प्रत्येक वर्ष में 4 बार बैठकें होती हैं, अनिवार्य बैठकें। 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। क्लियर है? यहां तक है सभी बैठकें। अब बैठकों की गढ़पूर्ति या कोरम कितना होता है? गढ़पूर्ति या कोरम, तो बैठकों की गढ़पूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य भाग लेने अनिवार्य होते हैं, किसमें? ग्राम पंचायत की बैठकों में। गढ़पूर्ति या कोरम ग्राम पंचायत, तो ध्यान रखना वार्ड सभा और ग्राम सभा की गढ़पूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्य। बाकी का ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सभी में गढ़पूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य। विशेष तौर से ध्यान रखना है इसका। अब यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है भाई? प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, इंग्लिश में से कहते हैं वीडियो, विलेज डेवलप ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है किसका? होता है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज डेवलप ऑफिसर, वीडियो। अब आते हैं हम सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में। सदस्यों के बारे में बात करते हैं। पहला सदस्य है सरपंच। अब सरपंच जो होता है ये ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। अब सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है भाई? सरपंच का निर्वाचन, तो सरपंच का निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका निर्वाचन होता है? सरपंच का। अब आते हैं सरपंच भाई निर्वाचन हो गया, शपथ किससे लेता है? तो सरपंच शपथ लेता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी
या पीठासीन अधिकारी से, पीठासीन अधिकारी से। ये क्या लेता है? शपथ लेता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी होता कौन है? तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, जिसके नेतृत्व में चुनाव टीम जो है, निर्वाचन टीम जो है, वो किसी ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव कराने जाती है, तो जो नेतृत्व करता है उसे कहा जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी। क्लियर है दोस्तों? तो शपथ लेता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी से। ये त्यागपत्र से दे सकता है, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र दे सकता है खंड विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को ये अपना क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव को दूसरे पेज पे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, तो ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य 14 दिन पहले खंड विकास अधिकारी को यह सूचना देते हैं कि हम सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। किसके विरुद्ध? सरपंच के विरुद्ध। अब यहां पर देख लेना, सरपंच का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 1 2 3 4 और 5 वर्ष। तो सरपंच के कार्यकाल के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और 5वें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ध्यान से समझ लेना इसको। सरपंच के कार्यकाल के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और 5वें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तीसरे और चौथे वर्ष में, तीसरे वर्ष में एक बार लाएंगे, अगर इसे मंजूरी मिल गई तो सरपंच पद से हट जाएगा। अगर तीसरे वर्ष में एक बार जो प्रस्ताव लाए गए हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसको मंजूरी नहीं मिली तो चौथे वर्ष में भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरपंच के कार्यकाल के 5 वर्ष में कितनी बार सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो केवल 2 बार। पूरे कार्यकाल में केवल 2 बार सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। एक तो कार्यकाल के तीसरे वर्ष में एक बार और चौथे वर्ष में एक बार। कुल 2 बार ही सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब लाते कौन है? तो ग्राम पंचायत के सदस्य लाते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं? सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच। क्लियर है? तो ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य पहले 14 दिन पहले खंड विकास अधिकारी को सूचित करेंगे। तीसरे वर्ष में एक बार और चौथे वर्ष में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य अपने 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देकर खंड विकास अधिकारी के पास भेज दे तो खंड विकास अधिकारी सरपंच को उसके पद से हटा सकता है। तो सरपंच को पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो खंड विकास अधिकारी को खंड विकास अधिकारी सरपंच को उसके पद से हटा सकता है। किसको? सरपंच को। उस सरपंच के पद से हटाने का अधिकार कौन देता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्य ये अधिकार देते हैं खंड विकास अधिकारी को कि वो सरपंच को उसके पद से हटा सकें। क्यों? क्योंकि वो 3/4 बहुमत से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देकर खंड विकास अधिकारी को सौंपा। और खंड विकास अधिकारी के सामने ही ये वोटिंग की जाती है कि कौन सी सदस्य इसमें सरपंच को पद से हटाने के पक्ष में है और कौन सी सदस्य सरपंच को पद से हटाने के पक्ष में नहीं है। इसकी वोटिंग भी काम किसके सामने होती है? खंड विकास अधिकारी के सामने होती है। और खंड विकास अधिकारी के सामने जब ग्राम पंचायत के 3/4 बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए तो इस सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाता है। क्लियर? यहां तक सबके दिमाग में दोस्तों? अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे सदस्य पर, जिसका नाम है उपसरपंच। दूसरा सदस्य होता है उपसरपंच। उपसरपंच तो ध्यान रखना, उपसरपंच ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष होता है।
ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष होता है कौन? उपसरपंच। अब ग्राम पंचायत में उपसरपंच जो होता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है भाई? ये शपथ किससे लेता है? त्यागपत्र किसे दे सकता है? और अविश्वास प्रस्ताव की परिस्थितियां क्या होती है? अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन पर। किस पर बात करेंगे? निर्वाचन पर। तो उपसरपंच का निर्वाचन कैसा होता है? ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर उपसरपंच का निर्वाचन करते हैं। तो ध्यान से समझना इसको कि ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से, यहां पर शब्द आया अप्रत्यक्ष रूप से, तो अपने में से कर रहे हैं, तो फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि जनता ने यहां पर भाग नहीं लिया। ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता भाग लेती है, केवल जनता भाग लेती है, उन निर्वाचनों को कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हमने सरपंच में पढ़ा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यहां पर शब्द आया प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता ने यहां पर भाग लिया है, और वो भी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? जिसमें मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। ऐसा मतदाता जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और उसका मतदाता सूची में नाम हो, वो कहलाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसका निर्वाचन हुआ है? सरपंच का निर्वाचन हुआ है। लेकिन उपसरपंच के निर्वाचन में भाग कौन ले रहा है? जनता तो भाग ले नहीं रही। तो भाग कौन ले रहा है? तो ग्राम पंचायत के सदस्य भाग ले रहे हैं, और वो अपने में से निर्वाचन कर रहे हैं। किसका? उपसरपंच का। तो निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, साधारण बहुमत के आधार पर वो निर्वाचन होता है। अब शपथ किससे लेता है? तो शपथ लेता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी से ये शपथ लेता है। त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र देता है ये खंड विकास अधिकारी को, ये त्यागपत्र देता है। अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के समान लाया जाता है। सरपंच के समान कार्यकाल के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और पांचवें वर्ष में नहीं लाया जाएगा। तीसरे और चौथे वर्ष में एक एक बार कुल 2 बार ला सकते हैं। उपसरपंच को अगर पद से हटा दिया गया है खंड विकास अधिकारी द्वारा, तो उपसरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है। ये बात ध्यान में रखना। अगर उपसरपंच को पद से हटा दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, तो उसके बावजूद भी उपसरपंच ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से, मतलब जो वार्ड पंच होता है वही क्या बनता है? उपसरपंच बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। ठीक है, जो वार्ड पंच है वही क्या बना? वही बना है उपसरपंच। तो जो वार्ड पंच जो उपसरपंच बना है, तो उपसरपंच को पद से हटा दिया गया है, तो वो वार्ड पंच तो रहेगा ना। इस वजह से उपसरपंच को अगर उसमें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया गया है, तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है। ये तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे दोस्तों सबके? अब आते हैं तीसरे सदस्य के ऊपर। तीसरे सदस्य के बारे में बात करते हैं। तीसरा सदस्य है वार्ड पंच। वार्ड पंच, वार्ड पंच जो होता है वो वार्ड सभा का अध्यक्ष होता है। वार्ड सभा का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है? शपथ किससे लेता है? त्यागपत्र किसे दे सकता है?
और अविश्वास प्रस्ताव की कंडीशन क्या होती है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, तो मुद्दे पर आते हैं। निर्वाचन, निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार मतलब जिसकी ऐसे मतदाता जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर चुका हो और उसका मतदाता सूची में नाम हो, वो कहलाता है वयस्क मताधिकार। शपथ किससे लेता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी से, पीठासीन अधिकारी से ये शपथ लेता है। त्यागपत्र से दे सकता है, तो खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है, विकास अधिकारी को यह त्यागपत्र दे सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव, तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता है। इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं यहां पर कि वर्तमान में कुल ग्राम पंचायत कितनी है। वर्तमान में राजस्थान में कुल ग्राम पंचायत 11,341। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,341। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला ग्राम पंचायतों वाला जिला बाड़मेर, 689 ग्राम पंचायतें हैं बाड़मेर में। सबसे ज्यादा ग्राम, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है कोटा। कोटा 158। तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं बाड़मेर में और सबसे कम ग्राम पंचायत है कोटा में। और वर्तमान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 11,341। अब आता है भाई दिमाग पे कि सरपंच का वर्तमान वेतन कितना होता है। सरपंच का वर्तमान वेतन, वर्तमान में वेतन, सरपंच का वर्तमान में वेतन होता है 4800 रुपए प्रति माह, प्रति माह। ये सरपंच का वर्तमान वेतन है। और बाड़पंच का वर्तमान वेतन, वर्तमान में वेतन कितना होता है, तो बाड़पंच का वर्तमान वेतन होता है 248 रुपए प्रति बैठक, 48 रुपए प्रति बैठक। प्रति बैठक 248 रुपए बैठक होता है, प्रति बैठक होता है बाड़पंच का वर्तमान वेतन। और सरपंच का वेतन होता है 48 रुपए प्रति माह। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उप सरपंच का वेतन कितना होता है। तो उप सरपंच को जो वेतन मिलता है वो बाड़पंच की हैसियत से वेतन मिलता है। उप सरपंच पद का कोई वेतन भत्ता होता ही नहीं, इसे बाड़पंच की हैसियत से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। क्लियर है। ये था अब आपका सब पूरा तीसरा स्तर हमने जो पढ़ा वो है ग्राम पंचायत। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा स्तर वो है पंचायत समिति। चौथा स्तर
या इस चौथे स्तर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, आप मेहनत करते रहे ऐसे ही।